Welcome class 7th, and we are discussing about chapter 2 of history, and the chapter name is the new kings and kingdoms. And we have already discussed about in the previous video the emergence of new dynasties in South India. यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिनका इमरजेंस हुआ और जो उनका अरोज़ हुआ उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और आज हम पढ़ने वाले हैं चोल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि चोल की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका कैसा था, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जो चोल डायनेस्टी थी वो जितने भी साउथ इंडिया में डायनेस्टीज़ का जो कि उत्थान हुआ उनमें से सबसे ज़्यादा ये पावरफुल डायनेस्टी थी। ठीक है, तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिसर। तो देखिए कि जैसे कि आज के समय में होता है, हमारे यहाँ आप अपने कंट्री में देखते हो कि हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि एमपी एमएलएज होते हैं। तो उनकी हेल्प से जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं वो अपने सारे वर्क करते हैं, यानी कि हर चीज़ के लिए एक अलग अलग मिनिस्टर्स नियुक्त किए गए हैं। तो सिमिलरली उस समय में भी जो चोल डायनेस्टी थी उसमें जो है एक किंग जो होता था वो स्टेट का हेड होता था, यानी कि वो प्रमुख होता था, राजा होता था। और वो जो है अपनी ड्यूटीज़ को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कुछ मिनिस्टर्स होते थे उनकी हेल्प से और जो हाई ऑफिसर्स होते थे उनकी हेल्प से वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास प्रूव दैट देयर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली ऑर्गेनाइज एंड इफिशियंट। तो देखिए उस समय में जो ये चोल का जो शासन व्यवस्था जो थी वो बहुत अच्छी थी। और उस समय के जो हमको इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कितनी मतलब कि समृद्धशाली थी और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने शासन को चलाया था। तो अपार्ट फ्रॉम द रूलर देयर वॉज अ मिनिस्ट्रियल काउंसिल एंड ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो देखिए एक जो रूलर होता था उसके अलावा बहुत सारे जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे और जो है ये पूरे शासन व्यवस्था को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो देखता था, ऑर्गेनाइज करता था कि किस तरीके से शासन व्यवस्था जो है पूरे डायनेस्टी में पूरे साम्राज्य में चलानी है। द रूलर मेंटेन्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रॉयल टूर्स कंट्रीब्यूटेड टू द इफ़िशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए ये जो रूलर होता था वो जितने भी शासन के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उनके साथ उसका एक अच्छा कांटेक्ट होता था, और ताकि जो है कि वो ये देख सके कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी उनके शासन व्यवस्था में जितने भी ये ऑफिसर्स हैं वो अपने अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं। और साथ में जो है वो इसकी पूरी हेल्प भी लिया करता था ताकि जो है उस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे अच्छे से जो कि पूरे साम्राज्य में चलाया जा सके। द ऑफिसर्स वर पेड बाय लैंड असाइनमेंट, दे वर ऑनर्ड एंड इनकरेज बाय कन्फरिंग टाइटल्स। तो देखिए जो उस समय में जो ये ऑफिसर्स होते थे, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, इनको जो है लैंड के रूप में इनको एक ज़मीन दी जाती थी ताकि मतलब उनको खुश करने के लिए उनकी पोस्ट के अनुसार जो है कुछ उनको भूमि जो कि उपहार स्वरूप दी जाती थी। और देखिए ये जो ऑफिसर्स होते थे उनको इनकरेज करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए जो कि उनको कुछ टाइटल्स दी जाती थी, जैसे कि द हायर ऑफिशियल्स एंजॉयड द टाइटल ऑफ पेनुंदरम एंड द लोअर वंस सिरुतरम। तो देखिए जो हायर जो ऑफिसर्स होते थे उनको पेनुंदरम एंड जो लोअर जो कि पोस्ट पे जो लोग होते थे उनको सिरुतरम जो कि कह के बुलाया जाता था या फिर उनको ऐसी टाइटल दी जाती थी। ये द चोलास ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स विच हेल्प इन ट्रेड, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। ये जो चोलास डायनेस्टी थी इन्होंने बहुत सारे रोड्स का निर्माण करवाया था ताकि इस रोड्स के द्वारा उनको ट्रेड में सहायता मिल सके। अब जब ट्रेड अच्छा होगा तो उनकी कॉमर्स जो है इकोनॉमी उनकी अच्छी होगी और साथ में कम्युनिकेशन भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर हो पाएगा। तो उन लोगों ने विभिन्न प्रकार के रोड्स का भी निर्माण करवाया था। अब देखिए इनकी सोसाइटी कैसी थी। द विलेज वॉज द प्राइमरी यूनिट ऑफ ए सोसाइटी एंड पॉलिटी। अब देखिए जो विलेज था उस समय में वो एक तरीके से प्राइमरी यूनिट था सोसाइटी और पॉलिटी के लिए, यानी कि समाज में और जो कि राजनीति के लिए एक तरीके से। अच्छा जैसे कि अभी भी आप देखते हो कि जो विलेज होता है वो सबसे छोटी यूनिट होता है हमारे कंट्री का। जैसे कंट्री है, पूरी इंडिया है, इसके बाद इसमें स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, और उन डिस्ट्रिक्ट में जो है कि विलेजेस होते हैं। तो ये विलेजेस जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं या फिर
तो देखिए जैसे कि अभी विलेजेस छोटे होते तो वैसे ही उस समय में भी था। तो जो विलेज होता था वो सबसे छोटी इकाई होता था किसी भी सोसाइटी के लिए। विलेज assemblies held the society together through the unique features of autonomy and self sufficiency. From the Uttar Meru inscription, we find reference to at least three types of assemblies which played a regular part in local administration, namely the Ur, Sabha और महासभा एंड नागरम। तो देखिए हमको उस समय में थ्री टाइप्स की सोसाइटी देखने को मिलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कि पहली थी द उर, जिसको हम विलेज भी कह सकते हैं, और इसके अलावा जो है सभा होता था या फिर महासभा होता था उससे बड़ा, और उससे बड़ा जो कि एक नगरम होता था। जैसे अभी भी आप देखते हो विलेज होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद स्टेट होता है किसी भी कंट्री में, ठीक है, हाँ सॉरी हमारी कंट्री में। The Ur was an assembly of common villages where the land was held by all classes of people who were therefore entitled the मेंबरशिप इन द लोकल असेंबली। अब देखिए जो उर होता था तो इसमें क्या होता कि एक कॉमन जो विलेजेस होते थे उन भूमि पे जो कि जो कॉमन पीपल जो जितने भी सभी क्लासेस के जो लोग होते थे वो उनकी भूमि के मालिक होते थे और वहाँ पर वो लोग रहते थे। द सभा वॉज एन एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण असेंबली ऑफ द ब्रह्मदेव देव विलेजेस वेयर ऑल द लैंड बिलोंग टू द ब्राह्मण। अब ये जो सभा होती थी एक तरीके से जो ब्राह्मणों की असेंबली होती थी, जिसमें जो ब्राह्मण होते थे वो उस भूमि के मालिक होते थे। ब्राह्मण यानी कि उस समय में जो सबसे हायर कास्ट होती थी वो होते थे, और इस भूमि के मालिक वो होते थे। और जो थर्ड थी द नागरम वॉज एन असेंबली ऑफ लोकल मर्चेंट्स एंड वेयर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट वर इन द डोमिनेंट पोजिशन। तो देखिए जो थर्ड नागरम है वहाँ वो जो कि असेंबली जो कि मोस्टली मर्चेंट यानी कि व्यापारियों के लिए होती थी। वो व्यापारी जो है वहाँ पर व्यापार करते थे और उस भाग पर वहाँ पर उन्हीं का अधिकार था। द सभा जनरली कंप्राइजिंग द एलिट एंड लर्न इन द कम्युनिटी कमांडेड द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द अदर असेंबलीज इन सिटिंग क्रूशियल मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न। तो ये एक सभा होती थी, एक जो कि असेंबली जनरली इसलिए बनाई जाती थी ताकि वहाँ पे मान लो किसी चीज़ के लिए कोई ऐसा जो कि मैटर हुआ है जिस पे जो कि सब लोग चाहें तो उस पर जो कि अपने विचार रख सकते, तो इसलिए एक सभा बनाई जाती थी जहाँ पर कि सब लोग जो है एक साथ पूरी कम्युनिटी बैठती थी और उसके बारे में वो लोग किसी भी एक मैटर पर विचार विमर्श करते थे। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो किसी भी चाहे वो उर से जो कि हो बिलोंग करते हों या फिर वो नागरम के से हों या फिर कहीं से भी वो वहाँ पर आते थे। अब देखिए इसके बाद है रिवेन्यू, यानी कि वहाँ की रिवेन्यू यानी कि कर व्यवस्था कैसी थी। तो रिवेन्यू वाज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम लैंड एंड कलेक्टेड इन काइंड और इन कैश और इन बोथ बाय विलेज असेंबलीज। तो देखिए जो विलेज असेंबलीज होती थी इनके द्वारा जो रिवेन्यू होता था वो कलेक्ट किया जाता था, और मोस्टली ये जो रिवेन्यू होता था वो या तो लैंड के द्वारा लैंड के रूप में होता था, मतलब कि वहाँ से कलेक्ट करते थे भूमि जो कि भूमि कर होता था, या फिर जो है कि उसको कैश के रूप में भी, या फिर दोनों तरीके से वो लोग कलेक्ट कर लेते थे। लैंड वॉज पोसेस्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। तो ये जो लैंड जो होती थी भूमि जो होती थी उस पर इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों का और कम्युनिटीज़ यानी किसी एक समुदाय का उस पर अधिकार होता था। द स्टेट्स शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस आफ्टर एन एलोबरेट लैंड सर्वे इन द टाइम ऑफ राजराज फर्स्ट। तो देखिए जो स्टेट होता था वो अपना 1/3 यानी कि अगर 1/3 हिस्सा करें हम किसी भी लैंड का, तो जो है कि वो पूरा जो है कि उस 1/3 भाग जो है रिवेन्यू के रूप में फिक्स था, यानी कि 1/3 भाग जो है वो रिवेन्यू के रूप में उनको देते थे। ये जो है जब राजा राज फर्स्ट वहाँ पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे के अनुसार ऐसा उन्होंने फिक्स किया था कि यानी कि किसी भी भूमि का उनको 1/3 भाग यानी कि 1/3 हिस्सा जो है वो रिवेन्यू के रूप में देना पड़ता था। There were periodical revision of the classification of land and of the assessment of land revenue। अब देखिए ये एक तरीके से पीरियड वाइज होता था, यानी कि कुछ समय के अंतराल पर जो है ये जो लैंड रेवेन्यू जो होता था उसकी जांच होती थी और उसके बाद जो है कि उसको फिक्स किया जाता था, देखा जाता था। अदर सोर्सेज ऑफ पब्लिक इनकम वर कस्टम एंड टूल्स टैक्सेस एंड वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशंस माइंस फॉरेस्ट सल्पन्स एक्सेट्राज।
देखिए, इसके अलावा जो रेवेन्यू का अदर जो कि सोर्सेस था, जैसे कि मान लो किसी चीज़ जो कस्टम्स है या फिर टूल्स हैं, जैसे कि औजार हैं या किसी अन्य कोई भी प्रोफेशन जो होता था उसके अनुसार जो है टैक्सेस लगाए जाते थे। जैसे माइंस हैं, फॉरेस्ट हैं, इन सारी जगहों पर उनके अनुसार जो कि अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे और विलेज असेंबली के द्वारा ये टैक्सेस उनसे कलेक्ट किए जाते थे। Failure to pay the land revenue involved sale of the land in question, including temple land. अब देखिए, अगर मान लो कि कोई जो है इन रेवेन्यू को पे करने में अगर मान लो कि वो नहीं कर पाता है, तो उसकी जो भूमि होती थी, उसकी जो ज़मीन होती थी, वो किंग के द्वारा जो है कि उसको वो ले ली जाती थी, यानी कि उस पर जो है कि अब उस व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था जो कि टैक्सेस को नहीं दे पाता था। तो अब देखिए, बात करते हैं सोशल लाइफ की। इनकी सोशल लाइफ कैसी थी? तो सोशल लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं थी। तो देखते हैं, कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेड अंडर द चोलास। तो यानी कि चोलास जो थे, जैसे कि अभी भी आप अपने आसपास देखते हो कि कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे आसपास आप देखते हो 4 कास्ट मोस्टली हैं। तो वैसे ही उस समय में भी कास्ट सिस्टम था। उस समय में भी देयर वर 2 मेजर डिवीज़न अंडर द कास्ट, इन द इंदागई एंड वालंगई कास्ट। तो देखिए, जैसे कि अभी हम लोग क्या देखते हैं, तो 4 कास्ट है, तो उस समय में 2 कास्ट मेनली जो कि मुख्यतः 2 कास्ट थी, इदांगई एंड वालंगई कास्ट। ब्राह्मण्स वर ऑफन ग्रांटेड लैंड्स बाय द किंग टू रिवॉर्ड देम। इसके अलावा जो ब्राह्मण्स होते थे वो भी होते थे जिनको कि किंग के द्वारा कुछ ज़मीन दी जाती थी और जो कि वो उस ज़मीन के मेन मालिक हुआ करते थे। They were recorded on copper plates which were given to those who received the land. Through there were different castes. There was cooperation among them. The position of women had no improvement. Such a system prevailed in the royal families. अब देखिए, उस समय में जो कास्ट जो था वो एक तरीके से सिस्टम बहुत ज़्यादा था और अलग अलग तरीके के जो कि हमको लोगों में जो कि जैसे कि मान लो जितनी भी कास्ट थी उनमें किसी प्रकार का कोऑपरेशन हमको देखने को नहीं मिलता, यानी कि जैसे अभी भी होता है कि कोई भी कास्ट जो है वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करती, तो वो सिस्टम वो तभी भी था। और वुमेन्स जो थी उनकी लाइफ स्टाइल जो थी वो उस समय में बहुत ही ज़्यादा जो कि ख़राब थी। सती सिस्टम जो था, यानी कि सती प्रथा, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि मान लो कि अगर किसी भी मैन की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ जो है स्त्रियों को भी सती होना पड़ता था, जैसे कि मतलब उनको भी साथ में जला दिया था, जिंदा जला दिया जाता था। तो ऐसी रॉयल फैमिलीज़ में, यानी कि शाही जो फैमिलीज होती थी उनमें ऐसा मोस्टली होता था। तो कह सकते हो कि वुमेंस की जो लाइफ स्टाइल, वुमेंस में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट उस समय भी उनकी पोजिशन में नहीं हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की। साउथ इंडियन मर्चेंट्स वर कॉल्ड Chettiars. They traded with the countries of Southeast Asia. The economic life was prosperous. यानी कि जो साउथ इंडिया के जो चोला डायनेस्टी थी, इनकी जो लाइफ इकोनॉमिक लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली थी। ये अनेक प्रकार के जो विभिन्न कंट्रीज़ के साथ जो कि साउथ ईस्ट इंडिया जो थी उनके साथ इनका पूरे अच्छे से व्यापार होता था। और जो उस समय के जो मर्चेंट यानी कि व्यापारी जो थे उनको चेत्तियार्स के नाम से जाना जाता था। द चोलास ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स विच हेल्प इन ट्रेड, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। जो चोलास थे उन्होंने बहुत सारे रोड्स का निर्माण करवाया था ताकि उससे उनको ट्रेड में, उनके कॉमर्स में और कम्युनिकेशन में हेल्प मिल सके। रिलीजन देखिए इनका कैसा था, मतलब उस वहाँ पे किस धर्म को वो लोग मानते थे, तो बोथ शैविज्म एंड वैष्णविज्म कंट्रीब्यूटेड टू फ्लोरिश ड्यूरिंग द चोलास पीरियड। तो उस समय में 2 धर्म जो थे, शिव धर्म को मानने वाले शैविज्म और विष्णु को मानने वाले वैष्णविज्म, जो कि 2 धर्म मोस्टली वहाँ पर थे चोल पीरियड में। नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ड विद द पैट्रोनस ऑफ चोल किंग्स एंड क्वींस। तो देखिए बहुत सारे जो उन लोगों ने टेम्पल्स बनवाए थे, चाहे वो का संरक्षण उन्होंने करवाया था। द टेम्पल्स रिमेन्ड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो ये टेम्पल्स होते थे वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक तरीके से सेंटर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे करवाई जाती थी, जैसे कि कह सकते हो कि वहाँ पे
जैसे कि अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़, क्राफ्ट हुआ, डांसिंग हुआ, इस तरीके की चीज़ें वो लोग करवाते थे। द मठास एंड ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मठास यानी कि मठ, जिसको हम आश्रम जैसे हम लोग बोलते हैं, हिंदू धर्म में आश्रम होता था, तो वैसे ही वो लोग मठ का निर्माण जो है करवाते थे। और उस समय में हमको बहुत सारे मठ का देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग जैसे आप लोग आश्रम जानते हो उसी तरीके का होता था। बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज फ्लोरिश विद द भक्ति मूवमेंट लेड बाय अलवर एंड नारायण पूजा एंड भक्ति वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन प्लेस ऑफ योजना एंड दाना। तो देखिए इस तरीके से कह सकते हो कि उस समय में जो भक्ति मूवमेंट था उसी समय में स्टार्ट हुआ था, और ये जो अलवराज एंड नायनार जो थे, ये एक तरीके से भक्ति मूवमेंट के बहुत ही अच्छे जो है कि गुरु हुआ करते थे, जिनका जो कि उस समय में प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं टेम्पल्स जो कि उन्होंने जो ये चोल किंगडम्स थे, इनके समय में बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण करवाया गया था। देखिए, अंडर द चोलास टेम्पल्स बिकम द सेंटर ऑफ लाइफ। कह सकते हो कि जो चोलास जो थे, उन टेम्पल्स जो था एक तरीके से उनकी लाइफ का मेन जी की आकर्षक था, क्योंकि वो लोग बहुत सारे टेम्पल्स वो लोग स्पिरिचुअल होते थे और बहुत ज़्यादा जो कि टेम्पल्स का उन लोगों ने निर्माण करवाया था। दे वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो इमर्ज एज द हब ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। अब देखिए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक टेम्पल नहीं होता था जहाँ पर कि वो लोग पूजा पाठ करते थे। इसके अलावा एक तरीके से ये जो सेंटर होता था इकोनॉमिक के लिए, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। द विलेज असेंबली इनवाइटली हेल्ड इन इट्स मीटिंग इन द टेम्पल मंडपा और हॉल। तो देखिए, जो विलेज असेंबली होती थी वो कभी कभी जो कि यहाँ पर वो लोग एक साथ जो कि मीटिंग किया करते थे इसी इस टेम्पल के मंडपा, यानी कि इसको या फिर हॉल कह सकते हो, बड़ा सा हॉल होता था और उसी के जो कि उसमें विलेज की असेंबली एक तरीके से होती थी, यानी कि कोई भी सभा अगर करनी होती थी वो लोग इन टेम्पल्स का यूज़ किया करते थे। टेम्पल्स ऑल्सो ग्रेव एट सेंटर ऑफ क्राफ्ट्स, स्पेशली इन क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस विच वॉज द मोस्ट distinctive. Many cultural activities like music and dance also prospered in the temple. तो देखिए, जो टेम्पल्स होते थे यहाँ पर डांस, म्यूज़िक, इस तरह की भी एक्टिविटीज़ वो लोग किया करते थे। द चोलाज रिकॉर्ड्स फ्रिक्वेंटली रिफर टू देवदाना गिफ्ट ऑफ गॉड टेम्पल्स आर्किटेक्चर, particularly the Dravidian और साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर reached its peak under the Cholas। तो एक द्रविड़न स्टाइल होती थी, साउथ इंडियन स्टाइल कह सकते हो, इस तरह के आर्किटेक्चर जो हैं उस समय में जो कि टेम्पल्स बनवाए जाते थे, और ये उस समय में एक तरीके से कह सकते हो कि रीच्ड इट्स पीक, यानी कि सबसे ऊंचाई पर अगर सबसे अच्छे आर्किटेक्चर बने थे वो इन्हीं समय में चोलास डायनेस्टी में बनाए गए थे। द चीफ ऑफ फीचर्स ऑफ अ चोल टेम्पल इज़ द विमान और द टावर विच वॉज लेटर ellipse by the richly ornamented गोपुरम और गेटवे इन द बृहदेश्वरा और राजेश्वरा टेम्पल dedicated to Shiva. The Vimana or tower is about 57 meters high upon a square comprising 13 successive stories. It is crowned by the single block of granite 7.5 meters high and about 80 tons in weight. Similarly, Rajendra first erected a splendid temple at his new capital गंगईकोंडा चोलापुरम। तो देखिए, इस समय में जो कि 2 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं बनवाए गए थे, एक बृहदेश्वरा या फिर राजा राजेश्वरा टेम्पल के नाम से जाने, जो कि लॉर्ड शिवा के लिए बनवाया गया था, और जो कि एक सेकंड राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था, एक बहुत ही विशाल जो कि टेम्पल बनवाया था, जो कि उसने अपने उनकी जो कैपिटल थी गंगईकोंडा चोलापुरम में वहाँ पर बनाया हुआ था। ये आप फिगर में देख भी सकते हो, ये जो कि टेम्पल है। Some Chola temples at Tanjore and Kalashthi contain beautiful royal portraits.
देखिए कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पर कि हम जैसे कि तंजौर में जहाँ पर कि हमको कलश थी, वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स यानी कि उनके पिक्चर्स हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी पेंटिंग्स जो कि रूलर्स की इस तरह की हमको पेंटिंग्स कुछ टेम्पल्स में देखने को मिलती है। द मेटल एंड स्टोन इमेजेस कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड आर equestrian. The masterpiece of Chola's sculpture is the famous Nataraj or the dancing Shiva image at the great temple of चिदम्बरम। तो देखिए चिदम्बरम में हमको एक फेमस नटराज की मूर्ति, अक्सर आप लोग नटराज की मूर्ति देखते होंगे, डांसिंग मूर्ति एक जो कि दिखती है, तो वो इसी समय की चोल डायनेस्टी की ही बनी हुई मूर्ति है। ये एक फेमस स्कल्पचर जो कि उस समय का हमको अभी भी देखने को मिलता है। नटराज की मूर्ति आपने देखी होगी, अक्सर कहीं ना कहीं फिगर में ज़रूर देखी होगी। दिस नटराज हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द कल्चरल एपिटम ऑफ द चोला पीरियड। तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो उनकी कल्चरल प्रतिष्ठा को एक तरीके से ये दर्शाता है कि किस तरीके वो लोग अपने कल्चर को कितना, उनकी कल्चर जो था वो बहुत ही अच्छा था, समृद्धशाली था। द चोलाज ऑल्सो पैट्रोनाइज पेंटिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोला पेंटिंग आर दोज इन द प्रदक्षिणा पथ ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल। तो देखिए उस समय में पेंटिंग्स का भी वो लोग बहुत अच्छा जो कि निर्माण उन लोगों ने करवाया था जो चोल डायनेस्टी में। तो इसमें से एक पेंटिंग हमको उस समय की जो मिलती है, राजराजेश्वरा जो टेम्पल है वहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जो कि उस समय की सबसे इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है। तो देखिए आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिखवा दूँगी। थैंक यू। मम्मी क्या कहती तब से